Hello students, today we are going to discuss NTA Abhyas NEET Test 95. This test is easy, 155 plus would be a good score. So let's start with question number 1. Largest wavelength in ultraviolet region of hydrogen spectrum is 122 nanometer. तो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज फॉल करती है. यहाँ पर हमको क्योंकि लार्जेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो जो ट्रांजिशन होगा वो 2 से 1 में होगा. तो हमने लिखा 1 by lambda equals Rydberg constant into 1 upon 1 by square minus 1 upon 2 square which is 3r by 4. फिर पूछा है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड रीजन. तो इंफ्रारेड रीजन जो है वो पास्चन और ब्रैकेट दोनों में आता है, बट क्योंकि हमसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछी है तो हम पास्चन लेंगे. माना जो ट्रांजिशन होगा वो इन्फिनिटी से n इक्वल्स 3 में होगा. तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लिखा और रीअरेंज करा तो r by 9. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 823 नैनोमीटर. Question number 2. If the electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, the wavelength of emitted radiation in terms of Rydberg constant. तो ये भी उसी थ्योरी पर बेस्ड है. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 से 2 में जंप कर रहा है. तो हमने फॉर्मूला लिखा 1 by lambda equals r, क्योंकि 3 से 2 में आ रहा है तो 2 फाइनल है, 2 square minus 1 by 3 square. This would be 5r by 36 और lambda के लिए सॉल्व करा तो 36 upon 5r. Question number 3. If a force is applied to an elastic wire of material of Poisson's ratio 0.2, there is decrease in cross-section area by 1%. तो percentage increase in its length is. Poisson's ratio हमको गिवन है 0.2 और percentage change in area is 1%. हमें पता है area जो है वो diameter से ऐसे related है. जब हम small changes के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा delta A by A equals twice of delta D by D. क्योंकि delta A by A 1% है तो delta D by D हो जाएगा 0.5%. पॉइजन्स रेशियो लिखा हमने माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल. डेल्टा एल बाई एल के लिए रीअरेंज करा डेल्टा डी बाई डी अपॉन पॉइजन्स रेशियो. तो इट इज 0.5 अपॉन 0.2 which is 2.5%. Question number 4. A mass 3m initially at rest at the origin explodes in 3 fragments of equal masses. 2 fragments have speed v each and move perpendicular to each other. Third fragment will move with a speed of. तो क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था तो मोमेंटम 0 होगा और फाइनली मोमेंटम में हमने तीनों का लिखा. दो जो पार्टिकल है उनका स्पीड सेम है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहा है. तो एक सपोज x में जा रहा है, एक y में जा रहा है और थर्ड को हमने जनरल v वेक्टर लिख दिया. v वेक्टर के लिए अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वी आई कैप प्लस जे कैप और मैग्नीट्यूड हो जाएगा v बाय v इंटू रूट 2. क्वेश्चन नंबर 5. Object of mass 10 kg attached to roof by string whirled around horizontal circle of radius 4 meter inclined 30 degree to the vertical. तो टेंशन कितना होगा? तो यहाँ पर horizontal circle में जो string है वो whirl कर रहा है और आपको टेंशन बताना है. तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बताया. जो एक्सेलरेशन होगा वो horizontal plane में होगा, perpendicular to the plane एक्सेलरेशन 0 माने फोर्सेस बैलेंस. तो t cos थीटा इक्वल्स mg. t के लिए रीअरेंज करा तो ये mg बाय cos थीटा. थीटा 30 डिग्री गिवन है, cos 30 रूट 3 बाय 2 तो वैल्यू हो जाएगी 115 न्यूटन. Approximately 114 हम मार्क कर सकते हैं. Question number 6. Two long straight conductors AOB and COD are perpendicular to each other, carry currents I1 and I2. Magnitude of magnetic induction at point P at a distance O in a direction perpendicular to the plane. तो इसके perpendicular हमें बताना है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज में लेंगे. करंट को थंब को करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच किया और फिंगर्स को जहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. तो जो पाम है वो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी. यहाँ पर वायर 1 I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो राइट हैंड रूल से माइनस जे कैप में आएगा और I2 की वजह से आई कैप में आएगा. और मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर के लिए हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाई ए. तो हमने वैल्यूज रखी और जब मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 बाई ए तो कॉमन I1 जे कैप माइनस I1 जे कैप प्लस I2 आई कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर होल अंडर रूट. क्वेश्चन नंबर 7. Length of given cylindrical wire is increased by 100%. To a consequent decrease in diameter, change in resistance will be. तो हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं R इक्वल्स रो L बाय A. L से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो रो L स्क्वायर अपॉन AL. तो यहाँ पर वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस जो है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया. तो यहाँ पर हम क्योंकि लेंथ को 100% से चेंज कर रहे हैं, लेंथ ट्वाइस कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा और चेंज जो आएगा रेजिस्टेंस में r डैश माइनस r अपॉन r इंटू 100 300% का हो जाएगा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. मिलीवोल्ट मीटर ऑफ 25 millivolt range is to be converted into an ammeter of 25 ampere range. तो वैल्यू इन ओम फॉर नेसेसरी शंट विल बी.
तो यहाँ पर हमें अभी जो वैल्यू गिवन है, वोल्टमीटर जो रीड कर रहा है वो है GIG, जिसका वैल्यू है 25 मिली वोल्ट। आपको शंट लगाना है जिससे कि ये अमीटर बन जाए IM रेंज का, विच इज 25। तो हमने ऐसे ही लिखा, IM करंट यहाँ से गया IG गैल्वेनोमीटर से और IM माइनस IG शंट से, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा तो GIG इज इक्वल टू IM माइनस IG इंटू S। क्योंकि IM का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा होगा IG से, तो हमने इसको सिंपली IM ही रहने दिया। S के लिए रीअरेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आ रहा है 0.001 ओम। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हमें गिवन है -a,0 पे और a,0 पे। तो ये चार्जेस यहाँ पे रख दिए। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और मैक्सिमम कहाँ होगा, y एक्सिस पे। अगर ऐसे ही पूछते थे तो जीरो तो होता सेंटर पे और चार्जेस के पास में मैक्सिमम होता, बट ये y एक्सिस पे ही होगा, तभी ऐसे ऑप्शंस गिवन है। तो जीरो तो हो जाएगा ओरिजिन पे, माना A और C में से कुछ आएगा, और जीरो पर मैक्स जीरो है तो मैक्सिमम यहाँ हो नहीं सकता, तो C ही होगा। बट फिर भी हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमने y डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा E1 E2, और यहाँ से क्योंकि ये चार्जेस जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो E1 E2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, यहाँ से एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इनके कॉस कॉम्पोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे और साइन कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। आपने E नेट लिखा 2E cos थीटा, तो 2E का वैल्यू KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर, और cos थीटा Y अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर अंडर रूट। तो डिनोमिनेटर में A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ 3/2 आ जाएगा। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है तो DE बाय DY को हमें जीरो करना पड़ेगा। इसको हमने डिफरेंशिएट करा, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करा तो 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करा, न्यूमरेटर एज इट इज, और रीअरेंज करने पर y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है a/√2, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में charge q is distributed uniformly on a ring of radius r, sphere of equal radius r is constructed with its center at the periphery of the ring, flux through the surfaces। तो यहाँ पे हमें स्फेयर से फ्लक्स बताना है। जब भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स बताना है तो हम फॉर्मूला यूज में लेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें बताना है कि ये वाला जो पार्ट है AO2B वो कितना इनक्लोज हो रहा है स्फेयर में, तो वो बताने के लिए हमें ये एंगल बताना पड़ेगा। अगर आप देखो OA1 तो ये भी रेडियस है, सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस, O1 O2 ये भी सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस रेडियस, O2A ये भी सेंटर से पेरिफेरी का डिस्टेंस तो रेडियस। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और AO1B ये एंगल 120 डिग्रीज हो जाएगा। तो 2 पाई में Q चार्ज आ रहा था तो 2 पाई बाय 3 एंगल में Q/3 चार्ज हो जाएगा, और जो फ्लक्स आएगा वो हमारा Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, माना ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 में 0.5 meter long metal PQ completes the circuit as shown in figure. Area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density 0.15 Tesla. Resistance given है 3 ohm, और ये जो वायर है उसको हम मूव करा रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमें पता है जब भी ऐसा ये मूव करेगा वायर मैग्नेटिक फील्ड में तो EMF इंड्यूस होगा, EMF के वजह से यहाँ पर करंट आएगा, और करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उसी के ऑपोजिट हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने के लिए। तो हमने F लिखा BIL, I को लिख दिया BVL अपॉन कैपिटल R, तो ये हो जाएगा B²VL² बाय कैपिटल R। वैल्यूज प्लेस करी और F की वैल्यू आ रही है 3.75 मिली न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज LCR हमें गिवन है जिसमें इंडक्टेंस के अक्रॉस RMS वोल्टेज है 4 वोल्ट, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 8 वोल्ट और रेजिस्टर के अक्रॉस है 5 वोल्ट। तो हमसे पूछा है RMS वोल्टेज है कितना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है VRMS इज अंडर रूट ऑफ VRRMS स्क्वायर प्लस VCRMS माइनस VLRMS होल स्क्वायर। तो VRRMS इज 5 वोल्ट, VCRMS हमें 8 गिवन है, VLRMS 4, 8 minus 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 plus 25, 41, तो रूट 41 अप्रोक्सीमेटली 6.4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 6.4 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, particle is projected vertically with speed v from surface of the earth. Maximum height attained by the particle in terms of radius, speed and g is। तो यहाँ पे पार्टिकल को हमने अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट करा है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वर्क नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। लिखा U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल्स U फाइनल प्लस K फाइनल। इनिशियली सरफेस पर था तो एनर्जी थी -g mm बाय कैपिटल R और काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। फाइनली जब r प्लस h डिस्टेंस पर है,
सेंटर से, तो -d/mm/r+h और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं, स्मॉल h के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और जो वैल्यू है वो ऑप्शन सी से मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन बताना है x डिस्टेंस, जो कि सेंटर से लिया है। तो हमें पता है स्मॉल g इज gm/r³ माइनस r वेक्टर, और जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है, और जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तो ये है gm/r² माइनस r²। तो इनिशियली r के लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी में है, और बाद में जब स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है तो 1/r² के साथ वेरी कर रही है। तो पहले लीनियर आएगा, फिर 1/r² के साथ डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर अक्रॉस टू डिफरेंट स्लैब्स A and B are of same length and same cross section area at steady state, ratio of thermal conductivities। तो H की वैल्यू हमें पता है KA डेल्टा T बाई डेल्टा X, क्योंकि यहाँ पे एरिया लेंथ सेम है, H सेम है, तो जो K है वो डेल्टा T के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो KA बाई KB इज डेल्टा TB बाई डेल्टा TA। अगर B के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो ये जाएगा 50 - 20 30, और A के अक्रॉस 50 - 30 20, तो रेशियो आएगा 3:2, माना बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, आइडियल गैस एक्सपैंडिंग सच दैट PT² इज कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा? गामा हमसे पूछा है, गामा इज डेल्टा V बाई V इंटू 1/डेल्टा T। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/V dV बाई dt। अब इक्वेशन क्या गिवन है? PT² कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे क्योंकि हमें dV बाई dt फाइंड करना था, तो इसी को हमने V और T के टर्म्स में लिखा। P को हमने लिख दिया T बाई V, इसको रीअरेंज करा तो t³ इज C1V, और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3t² dt इक्वल्स C1 dV। dV बाई dt का वैल्यू आ रहा है 3t² अपॉन C1। C1 की वैल्यू हम अगर यहाँ से प्लेस करें तो ये हो जाएगी t³ बाई V, और dV बाई dt आ रहा है 3V बाई T। जब यहाँ गामा के एक्सप्रेशन में डाला है इसको, तो गामा इज 3 बाई कैपिटल T, माना ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें इंटरनल एनर्जी का प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन पता है। U इज A प्लस VPV, A और B कांस्टेंट है। आपको बताना है एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा क्या होगा। तो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq 0 होता है। आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हो, dq इज du प्लस dw, क्योंकि q 0 है तो ये 0 हो जाएगा। u को हमने डिफरेंशिएट करा, A कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, B कांस्टेंट है बाहर आ गया। पहले P को कांस्टेंट रख के V को डिफरेंशिएट करा, फिर उसके बाद V को कांस्टेंट रख के P को डिफरेंशिएट करा, और छोटे से वर्क को हमने लिख दिया यहाँ पे PdV। ये दोनों PdV का टर्म आ रहा है, इनको एक साथ क्लब कर दिया तो ये आ गया B+1 इंटू PdV, और ये एज इट इज। अब हमने dP बाई dV की वैल्यू यहाँ से फाइंड करी, इट इज माइनस ऑफ B+1 अपॉन B इंटू P बाई V। हमें पता है कि कोई एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो उसके लिए ये इक्वेशन फॉलो होती है, PV रेज़ टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, और dP बाई dV जो आता है वो माइनस गामा P बाई V। ऊपर वाले इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो गामा की वैल्यू आ रही है B+1 अपॉन B, माना बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है, उनको हमने परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट किया है सेम काइनेटिक एनर्जी से। आपको रेडियस का रेशियो बताना है, तो R इज mv बाई qv। mv को हमने लिख दिया √2km बाई qb। काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड ये कांस्टेंट है, तो जो रेडियस है वो √m बाई q के प्रोपोर्शनैलिटी में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए मास और चार्जेस ऐसे होंगे, जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, हमें एक यूनिफॉर्म रॉड गिवन है जिसका लेंथ L है, चार्ज Q है, जो कि placed parallel to a long wire carrying current I. Separation between the rod and the wire is A. आपको बताना है force needed to move the rod along its length. तो यहाँ पर F का वैल्यू है QVB। जब भी कोई भी चार्ज V स्पीड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स इतना लगेगा, उसी के ऑपोजिट हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए। तो QV और B का वैल्यू लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज μ0I/2π, क्योंकि सारे के सारे जो चार्जेस हैं A डिस्टेंस पर हैं तो सब पर यही मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड 6.25 इज डीएक्सेलरेटेड एट अ रेट dV बाई dt इक्वल्स -2.5 √v। हमें बताना है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। हमने dV बाई dt -2.5 √v लिखा।
वेरिएबल सेपरेट की, dv/√v इज -2.5 dt इंटीग्रेशन, और यहाँ पर √v v⁻⁻½ का इंटीग्रेशन हो जाएगा v⁻½ अपॉन हाफ, और हमने फिर वैल्यूज प्लेस करी तो t का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 सेकेंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, body is thrown up with speed v at an angle of projection theta. Speed of projectile becomes u/√2 on reaching maximum height. तो maximum height पे u/√2 हो रहा है। maximum height पर जो हमारा speed होता है वो u cos थीटा होता है। अगर कंपेयर करें तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1/√2 आ रही है, ये 1/√2 वैल्यू आ रही है, तो थीटा जो होगा वो आपका 45 डिग्रीज हो जाएगा। और h हमें पता है इट इज uy² अपॉन 2g, uy इज u sin थीटा, u sin 45 माना u²/2 अपॉन 2g, तो u²/4g आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. Whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. Force exerted by the wedge on the block will be. तो यहाँ पर हमने इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो यहाँ पर एक तो अर्थ फोर्स लगा रही है mg, स्यूडो फोर्स ma, और वेज फोर्स लगा रही है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है तो सारे फोर्सेस जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। तो n cos थीटा mg होगा, माना n का वैल्यू mg/cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 23, pendulum bob of mass 50 grams suspended from ceiling of an elevator. Tension in the string if elevator goes up with uniform velocity. क्योंकि velocity यूनिफॉर्म है तो acceleration 0 होगा, माना टेंशन का वैल्यू mg, m आपको गिवन है तो t आ जाएगा 0.5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें लिथियम को हमने प्रोटॉन से बम्बार्ड कराया तो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई जो है वो बेरिलियम का है, और इमिटेड पार्टिकल्स क्या होंगे वो हमें बताना है। तो जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस्ड है और मास भी बैलेंस्ड है, माना जो नया पार्टिकल निकलेगा वो चार्जलेस और मासलेस होगा तो वो गामा फोटोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, in a photoelectric experiment if both intensity and frequency of incident light are doubled then saturation photoelectric current is. तो जो saturation current है वो हमारा इंटेंसिटी पर तो डिपेंड करता है बट फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है, तो इंटेंसिटी डबल करने पर सैचुरेशन करंट भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये बताना है कि SHM है या नहीं है, तो पीरियड क्या है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। रीअरेंज करा तो यहाँ पर बस हमारा मीन पोजीशन चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और जो टाइम पीरियड है वो भी चेंज हो रहा है, बट ये SHM ही रहेगा। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 ओमेगा, तो टाइम पीरियड इज पाई बाय ओमेगा। Question number 27. Particle executing SHM has period of 6 seconds. Time taken by the particle to move from mean position to half the amplitude. Time period 6 seconds given है और बताना है कि mean से amplitude के आधे पे जाने पे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमें पता है, हमें ये याद रखना है कि mean से amplitude के हाफ पर जाने पे टाइम जो है वो t/12 लगता है और amplitude के हाफ से a पर जाने में t/6 लगता है। क्योंकि मीन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पूछा है तो t/12 हो जाएगा, 6/12 विच इज 1/2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, हमें वर्क फंक्शन गिवन है यहाँ पे 1.07 eV और वेवलेंथ गिवन है 332 नैनोमीटर। रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको बताना है कि कितना होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम k max फाइंड कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला लिखा hc बाय लैम्डा इक्वल्स 5 प्लस k max के लिए रीअरेंज करा, लैम्डा इज 332 nm, तो वैल्यू आ जाएगी 2.66 eV, रिटार्डिंग पोटेंशियल 2.66 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 29, and radiation is incident on photoelectron emitter, stopping potential is 9 volt, stopping potential माना k max is 9 eV, और आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो हमने काइनेटिक एनर्जी को लिखा हाफ mv² which is 9 eV, E by m का वैल्यू गिवन है 1.8 into 10⁻11 कूलम पर kg। वैल्यूज प्लेस करने पर स्पीड आ रही है 1.8 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 में जब ये जो स्ट्रिंग है वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, जब आपने टेंशन 4 न्यूटन का अप्लाई करा है तो लेंथ इज L1, जब 5 न्यूटन का टेंशन है तो लेंथ इज L2, जब 9 न्यूटन का टेंशन होगा तो लेंथ क्या होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 4 से 5 टेंशन किया, मैंने 1 न्यूटन का चेंज किया, तो जो लेंथ में चेंज है वो L2 माइनस L1 है।
फिर फोर्स से अगर 9 न्यूटन करेंगे, माना फोर्स में चेंज आप 5 न्यूटन का कर रहे हो, तो लेंथ में भी चेंज जो आएगा वो 5 टाइम्स L2 माइनस L1 हो जाएगा। इनिशियली L1 थी और इतना चेंज आया, तो हमने इनिशियल लेंथ प्लस चेंज करा तो 5L2 माइनस 4L1। क्वेश्चन नंबर 31, हमें यहाँ पर एक पार्टिकल गिवन है जिसका रेडियस r है, जो कि टॉप ऑफ अ लेक पर प्लेस्ड है। पार्टिकल का डेंसिटी गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ लेक गिवन है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। तो आपको बताना है उसका टर्मिनल स्पीड क्या होगा। तो टर्मिनल स्पीड का हमने फॉर्मूला लगाया 2r2g/9 ईटा इंटू रो ऑफ पार्टिकल माइनस रो ऑफ फ्लूइड। वैल्यूज को प्लेस किया और vt का वैल्यू 0.87 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है। Point source of light is kept at a distance of 15 centimeter from a converging lens. Focal length is 10 centimeter and diameter of the lens is 3 centimeter. Screen is placed 20 centimeter behind the lens. Find the area of illuminated part of the screen. तो ये जो CD पार्ट है वो आपको फाइंड करना है, कितना एरिया होगा। ये एक्चुअली में सर्कल बन रहा होगा और जो CD है वो सर्कल का डाया है। तो यहाँ पर हमने पहले क्या किया, कहाँ पर इमेज फॉर्म होती वो हमने फाइंड किया। तो v का वैल्यू uf अपॉन u प्लस f, u इज -15 एंड f इज 10। वैल्यूज प्लेस करने पर v 30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर बिहाइंड इमेज फॉर्म हो रही है। अब आप अगर ये ट्राइंगल देखो ABE एंड CDE, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दैट मीन्स AB अपॉन EF इज इक्वल टू CD अपॉन GE। AB का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, FE इज 30 एंड CD हमें फाइंड करना है, GE इज 30 minus 20 which is 10। ओके, तो CD आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये जो एरिया होएगा सर्कल का पाई d स्क्वायर बाय 4 माना पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है cot a/2 और बताना है मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो n is cot a/2 and we know minimum deviation is 2i minus a. In the case of minimum deviation, r is equal to r dash and its value is a/2। हमने स्नेल्स लॉ फिर अप्लाई किया, 1 into sin i is n into sin r। वैल्यूज प्लेस करी n एंड r की, तो यहाँ पर हमारा जो i है वो 90 माइनस a/2 आ रहा है। जब डेलमिन में i का वैल्यू प्लेस करा तो हमारा डेलमिन है 180 माइनस 2a। क्वेश्चन नंबर 34 में 3 masses are rigidly connected to each other by massless rods of length L forming an equilateral triangle as shown above. Assembly is to be given angular velocity omega about an axis perpendicular to the triangle. For fixed omega, what is the ratio of kinetic energy of the assembly for an axis through B and through A? हमें काइनेटिक एनर्जी B और A एक्सिस के अराउंड अगर ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं तो कितना होगा बताना है। तो K is half I omega square। For constant omega, K is proportional to I. That means KB by K is IB by II. About B, moment of inertia would be ml square plus ml square। खुद का तो जीरो हो जाएगा और इन दोनों का ml square plus ml square 2ml square। A के अबाउट अगर देखें तो all particles are at a distance of L by root 3 from A। So that means 3m into L by root 3 whole square। तो kinetic energy का ratio would be 2:1। Question number 35, we have solid cylinder of mass m and rotating about angular speed omega of radius capital R. What is the magnitude of angular momentum of the cylinder? तो angular momentum is I omega, I is mr square by 2 into omega। I का हमने m का वैल्यू प्लेस करा 20, R is 0.25 and omega is 100। तो angular momentum is 62.5 जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36, हमें यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है कॉमन एमिटर का, लोड रेजिस्टेंस गिवन है, बेस करंट में चेंज और रिजल्टिंग चेंज इन कलेक्टर करंट गिवन है। तो वोल्टेज गेन बताना है। तो वोल्टेज गेन इज बीटा RL बाय RI। बीटा इज डेल्टा IC बाय डेल्टा IB, RL बाय RI एज इट इज। हमने डेल्टा IC का वैल्यू प्लेस करा 1 मिली एम्पेयर, डेल्टा IB का और RL और RI का भी, तो वैल्यू निकल के आ रही है 1010। क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत इजी है। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज चेंज गिवन है और करस्पॉन्डिंग करंट चेंज गिवन है। तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्या होगा? तो R इज डेल्टा V बाय डेल्टा I। डेल्टा V इज 0.1 एंड डेल्टा I इज 10 मिली एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस वुड बी 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 38, हमें apparent expansion of mercury गिवन है ग्लास वेसल के लिए। तो apparent expansion is expansion of coefficient of expansion of mercury minus coefficient of expansion of glass। तो this is 153 into 10 to the power minus 6। ऐसे ही स्टील में जब रखा है मर्करी को तो apparent coefficient of apparent expansion हमें गिवन है 144 into 10 to the power minus 6।
यहाँ पर हम गामा एच जी को इक्वेट कर सकते हैं 153 प्लस गामा जी इज इक्वल टू 144 प्लस गामा एस। गामा जी को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स अल्फा जी, ऐसे ही गामा एस को 3 टाइम्स अल्फा एस। हमें यहाँ पे अल्फा एस की वैल्यू गिवन है, लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील इज गिवन 12 into 10⁻⁻6। वैल्यूज सारी प्लेस करी तो अल्फा फॉर ग्लास आ रहा है 9 into 10⁻⁻6 per degree Celsius. Question number 39. Particular system unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second. तो unit of force क्या होगा? तो F is ml t minus 2. हमने unit of mass लिया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम is nothing but 1/100 kg. ऐसे ही लेंथ लिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माने 0.1 मीटर एंड टाइम लिया है 0.1 सेकेंड, तो डिनोमिनेटर में 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो F आ रहा है 1/10 न्यूटन। Question number 40. Light waves having same wavelength in vacuum are in phase initially. Then first ray travel path L1 and mu1 and second ray L2 and mu2. तो phase difference क्या होगा? तो यहाँ पर phase difference हमें पता है 2 pi by lambda into delta x. Delta x हम with respect to air calculate करेंगे क्योंकि lambda भी with respect to air हम ले रहे हैं। तो अगर कोई वेव L डिस्टेंस n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसका जो पाथ आता है वो NL आता है, एयर के इक्वल। तो यहाँ पे भी mu1 L1 डिस्टेंस mu1 में ट्रैवल करा तो mu1 L1 हो जाएगा, ऐसे ही L2 डिस्टेंस mu2 में ट्रैवल करा तो L2 mu2, और पाथ फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 pi by lambda into path difference. Question number 41. In YDAC, two slits are illuminated by light of wavelength lambda and angular distance between the fringes on the screen is beta. If the whole apparatus is immersed in water, then angular fringe width will be. तो beta is lambda by small d. d क्योंकि सेम है तो ये बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हमने अगर इसको दूसरे मीडियम में इमर्स कर दिया है तो लैम्डा हमारा 1/n टाइम्स हो जाएगा, तो बीटा भी 1/n टाइम्स, तो 0.2/4/3 which is 0.15 degree. Question number 42. Equation of simple harmonic wave is given. X and y is mm and t is in second. Phase difference between particles that are 2 meter apart. तो वापस से डेल्टा फाई का फॉर्मूला इज k डेल्टा x. k की वैल्यू हम अगर लिखें तो इट इज 0.2 पाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 पाई एंड डेल्टा x इज 2. तो यहाँ पर k भी mm इनवर्स है और डेल्टा x भी mm है, तो कुछ यूनिट का कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर बस जो डेल्टा फाई आएगा वो हमारा रेडियन में आएगा, तो डिग्री में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 डिग्रीज का फेज डिफरेंस आ जाएगा। 43. It takes 2 seconds for a sound wave to travel between two fixed points when day temperature is 10. If the temperature rises to 30, sound wave travels between the same fixed points n. So we know v speed of sound in air is under root of gamma RT by m naught. That means it is proportional to root t. And speed को हम ऐसा भी लिख सकते हैं distance upon time. तो capital root t जो है वो small 1 by स्मॉल टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्मॉल चेंजेस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी इज माइनस ऑफ हाफ डेल्टा कैपिटल टी बाय अपॉन कैपिटल टी। हमें टाइम में चेंज निकालना है, इनिशियल टाइम था 2 सेकेंड्स और यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आया 20 और इनिशियली जो टेम्परेचर है वो कैल्विन में प्लेस करना है, तो 273 प्लस 10 विच इज 283। तो टाइम में चेंज आ रहा है -0.07, इनिशियली 2 था 0.07 माइनस कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 सेकेंड आ जाएगा। 44. Two bodies of masses m1 m2 are at rest at an infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitational attraction. तो relative velocity of approach क्या होगी? इनका cm इनिशियली भी रेस्ट पे था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा, तो यहाँ एनर्जी कंजर्व होगी और जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो k डैश के इक्वल होगा। k डैश इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, पहले दूर दूर थे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, अभी पास आ गए r डिस्टेंस पर आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाय r। तो चेंज लिखेंगे तो जी m1 m2 बाय r हो जाएगा। v रिलेटिव के लिए रीअरेंज करा तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन. Ball is released from top of a tower. Ratio of work done by the force of gravity in first second, second second and third second. तो work is mg delta y. यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, जब पार्टिकल को हमने ड्रॉप किया है तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो ऑड नंबर्स का रेशियो होगा, 1:3:5 होगा, क्योंकि mg सबके लिए सेम है
तो जो H का रेशो है वो ही W का रेशो हो जाएगा, माना 1:3:5। थैंक यू।